हो सकता है मेरे पिताजी ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी थी। बबलू शाह जी अपने आप को हिंदू का नेता घोषित करते हैं। इस व्यक्ति ने कई मंदिरों के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करा है कि चाहत कहीं ऐसी ना हो कि मंदिर से भगवान की मूर्ति हटा के और बबलू शाह की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। सिवान में हमेशा शहादत, शहाबुद्दीन और सिवान की चर्चा होती है। संगठन के ऊपर प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को दरकिनार करते हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर शहादत को सम्मान, उचित सम्मान नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी युवा उस संगठन, उस पार्टी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने का कार्य नहीं करेगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ सिवान के वार्ड नंबर 22 के नगर पार्षद सत्यम भारती जी हैं। सत्यम भारती जी हाल ही में सिवान के जो उप सभापति बबलू शाह हैं उन पर कई आरोपों को लेकर चर्चे में थे। लगातार उन पर कई एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सत्यम भारती जी से डायरेक्ट। सत्यम भारती जी, अभी कुछ दिन पहले आप दिल्ली में थे और वहाँ से ही लगातार आरोप की झड़ी लगा दी थी। ऐसा क्यों? देखिए, जो आरोप मैंने लगाए हैं वो ऐसा नहीं कि कोई आधारहीन आरोप है, वो आरोप सही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उप सभापति महोदय को न्योता भी देना चाहता हूँ कि पब्लिक डोमेन में आके उस बात पे खुलासा करे कि अपराध एवं अपराधियों के सह से वो नगर उप सभापति के कुर्सी पर बैठे हैं या नहीं, और किसके सह से बैठे हैं। यदि अगर ऐसा नहीं करते तो इस्तीफा दे। सिर्फ अपराधी बता रहे हैं। कई जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो जीत के आए हैं। कौन है, नाम तो बता सकते हैं जो जीत के आए हैं? जाहिर सी बात है, और 38 वार्ड पार्षद हैं। अगर 38 वार्ड पार्षद हैं और उसमें कुछ अपराधी छवि के हैं जिन्होंने उनको फिर से उपसभापति या सभापति कुर्सी बचाने में मदद की है, तो आप तो ये जान रहे हैं कि कौन है। कोई आम आदमी तो है नहीं कि लाखों की भीड़ है, पहचान करना मुश्किल है। 38 वार्ड पार्षद हैं, उनमें से तो नाम भी रख के बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को अपराध एवं अपराधियों के नाम लेने की आवश्यकता है। मेरे पिताजी ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने प्राण तक को न्यौछावर किया। मैं भी उसी लड़ाई को लड़ना चाहता हूं और सिवान को सपनों को सिवान बनाने के साथ साथ अपराध एवं अपराधियों से मुक्त सिवान भी बनाने का चाहत है मेरी। और जहां तक मैंने बबलू शाह पे आरोप लगाया, वो आरोप सिर्फ अपराध एवं अपराधियों तक थोड़ी है। बबलू शाह जी अपने आप को हिंदू का नेता घोषित करते हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास आए हैं, कई सारे मंदिर के ट्रस्ट के लोग मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि यह व्यक्ति सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं है, इस व्यक्ति ने कई मंदिरों के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करा है। उस पर मुकदमा भी हुआ, इनके ऊपर नेमेड मुकदमा है, नामजद मुकदमे दर्ज है। और ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े राजनीतिक गलियारे में सपने पालने का काम करें तो निश्चित तौर पर सिवान की जनता, सिवान की जनमानस को आने वाले दिन में। आपका कहना है कि बबलू शाह जो उप सभापति हैं सिवान के, कई सारे मंदिर के निर्माण में उन्होंने दखलंदाजी की है। बिल्कुल करी, लेकिन सिवान की जनता तो हिंदू की सबसे बड़ा नेता समझती है उनको। अब देखिए, यही दिक्कत है कि हिंदुत्व का चोला पहनकर जो पीठ पीछे वो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी को उजागर करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और आने वाले दिनों में एक एक काला चिट्ठा सबके सामने खोल के रखा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी उनकी मानसिकता को देखते हुए कि उनकी चाहत कहीं ऐसी ना हो कि मंदिर से भगवान की मूर्ति हटा के और बबलू शाह की मूर्ति स्थापित कर दी जाए, तभी शायद उनको खुशी मिलेगी। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब अध्यात्म और धर्म पर प्रहार हुआ है, अधर्म का नाश हुआ है, पाप का विनाश हुआ है, अगर इस बार भी अगर वो नहीं संभले तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। कुछ दिनों पहले आपसे हमारी इंटरव्यू हो रही थी दिल्ली से ही, उसमें आपने एक जिक्र किया था। आपने कहा था कि जो उप सभापति बबलू शाह हैं वो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के मार्केट में रहते हैं, उन्हीं के दुकान में, उन्हीं की सभी इस तरह की बातें आप कर रहे थे। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, वो सामा कॉम्प्लेक्स जो है वो पूर्व सांसद साहब का मार्केट है और उन्होंने, उनके लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि इनके भी कनेक्शन रहे। मैंने उस पर सीधा सिंपल सा जवाब दिया उनको कि ओसामा कॉम्प्लेक्स में बैठ के दुकानदारी और रोजगार बबलू शाह जी का परिवार कर रहा था। श्रीकांत भारतीय का परिवार सत्यम भारतीय नहीं कर रहा था। हमारा मोराल, हमारा सिद्धांत आज भी जिंदा है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सत्यम जी, जब श्रीकांत भारती जी की वर्षी आती है तब श्रीकांत भारती जी एक दिन के लिए याद आते हैं और उन्हीं के नाम पर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम लेकर बार बार
आरोपित की तरह बनाकर पेश किया जाता है और चुनाव में वोट बैंक की राजनीति की जाती है। इसको कैसे देखते हैं? बार बार ऐसा क्यों? अगर सही मायने में श्रीकांत भारती से हमदर्दी है तो सत्यम भारती प्रत्याशी क्यों नहीं बन जाते हैं? देखिए, प्रत्याशी जहाँ तक बनाने की बात है तो ये तो पार्टी आलाकमान प्रदेश नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे प्रत्याशी बनाता है। लेकिन एक बात मैं आपको आप जो लोग आपके पिताजी का नाम लेके वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो अगर सही मायने में हमदर्दी है आपके पिताजी, तो फिर आपको क्यों नहीं विधानसभा में उतार देते हैं? मैं वहीं पर आ रहा था कि प्रत्याशी बनाना प्रदेश नेतृत्व का काम है, पार्टी का काम है, और विधायक बनाना जनमानस का, जनता का काम है। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। जहाँ तक मेरे पिता की शहादत की बात है, आप कहना चाहते हैं कि सिवान में हमेशा शहादत, शहाबुद्दीन और सिवान की चर्चा होती है, तो मेरा यही मानना है कि अगर मेरे पिता की शहादत अगर यहाँ के लोगों के आंखों में जल रही हो, प्रदेश नेतृत्व के आंखों में जल रही हो, तो निश्चित तौर पर पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप अपने पार्टी, अपने संगठन के लिए शहादत देने वाले, अपने संगठन के ऊपर प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को दरकिनार करते हैं, तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर शहादत को सम्मान, उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो आने वाले दिनों में वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी युवा उस संगठन, उस पार्टी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने का कार्य नहीं करेगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखते होंगे कि जब भी चुनाव आता है, जैसे टूना जी पांडे आप ही के चैनल पे लगातार इंटरव्यू देते थे 2019 में, 2019 लोकसभा चुनाव का दौर था, और उस समय वो मेरे लिए, मेरे माता जी के लिए विधानसभा का टिकट मांगते थे। मैं आपके चैनल पे बड़े खुल के, बेबाकी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ श्रीमान टूना जी पांडे, जो हमारे विधान पार्षद हैं, कि साहब अगर यदि आप राजनीति कर रहे थे तो हो सकता है वो आपके राजनीति का स्टैंडर्ड हो, लेकिन अगर आपको मेरे परिवार, मेरे पिता की शहादत के प्रति संवेदना है, तो यह समय है, आगे आइए और राजनीति से ऊपर उठ के संवेदना प्रकट करिए, शहादत को सम्मान दिलाने की बात करिए। आप टूना जी पांडे को अपने से संवेदना रखने की बात करते हैं, खुद उनके भाई राजद ज्वाइन कर लेते हैं टिकट के लिए। देखिए, एक घर में 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, तीनों की विचारधाराएं अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं, अब कांग्रेस परिवार को ही देख लीजिए, एक परिवार बीजेपी में है, वही दूसरे परिवार कांग्रेस में सर्वा है। तो विचारधारा की बात है, ये देश हमेशा विचारधारा से चलता आया है, तो ये अपने अपने विचारधारा की बात है, और वो लोग बड़े लोग हैं, इस पर मेरा टिप्पणी करना मुझे शोभा नहीं देता है। एक बात और है कि जब शहादत की बात होती है, तो एक बात बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमेशा सिर्फ चंदा बाबू का नाम, श्रीकांत भारती, मेरे पिताजी सहित श्रीकांत भारती का नाम, राजदेव रंजन जी का नाम, ओमकार मल सरैया जी का नाम लिया जाता है। लेकिन अब अगर समय आ गया तो उससे उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। ओमकार मल सरैया की जहाँ तक बात करते हैं, मुझे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि उनके घर पर अटल जी, आडवाणी जी जैसे लोग आते थे, लेकिन जैसे ही उनकी हत्या होती है और वो परिवार हाशिए पे चला जाता है, इसका संदेश समाज में बहुत गलत जाता है। तो ये आप मानते हैं कि बीजेपी के करनी और कथनी में अंतर है? नहीं, देखिए, पार्टी है, किसी एक पर्टिकुलर जिला के लिए उसकी स्ट्रेटजी क्या है, इससे आप पूरे पार्टी को और पूरे देश स्तर पे संगठन को, के साथ भी तो वही हो रहा है आपके परिवार के साथ। नहीं, मुझे आशा और उम्मीद है कि अगर प्रदेश नेतृत्व मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा होगा और प्रदेश नेतृत्व इस बात को नोटिस कर रहा होगा, तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार, हमारे पिता की शहादत की तरफ उनका ध्यान जरूर होगा, और कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर करने की उम्मीद और कामना मैं भी करता हूँ। 15 सालों से यहाँ के वर्तमान विधायक श्री व्यासदेव प्रसाद जी हैं, क्या लग रहा है जो विकास सिवान का 15 सालों में होना चाहिए था, सही मायने में हो पाया है कि नहीं? देखिए, उन्होंने अपने शरीर और अपने उम्र के हिसाब से जो चीज़ें करी हैं वो अपने आप में बेहतर है, और बेहतर करने की आवश्यकता है। जब आप राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर युवाओं का समागम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, युवा इस देश का रीढ़ है, युवा ही इस देश का बैकबोन है। युवाओं को आगे आना चाहिए, और निश्चित तौर पर वो कोई भी युवा हो, अगर वो आगे आता है तो मुझे लगता है कि जो विकास और डेवलपमेंट की गाड़ी है वो बड़ी स्मूथ, बड़ी अच्छे और सरल तरीके से चलना प्रारंभ कर देगी। इस बार चुनाव में आपके हिसाब से बीजेपी के कौन सा ऐसा युवा प्रत्याशी जो सिवान सदर से टिकट मिलना चाहिए? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है बीजेपी, बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर। अगर युवाओं की बात करें
तो आपकी पसंद की बात कर रहे हैं, आपकी सबसे पहली पसंद कौन है? युवाओं बहुत सारे युवा हैं सीवान में, बीजेपी में, आपकी पहली पसंद कौन है? मेरी पहली पसंद के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये बात किसी एक आदमी तक ही सीमित रह जाएगी, और मुझे नहीं लगता है कि इस पार्टी और इस संगठन को किसी एक आदमी तक मेरे मुख से सीमित करना शोभा देता है, क्योंकि मैं पार्टी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूं। अगर मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं अपनी सोच को सीमित करने का कार्य करता हूँ, जो मुझे शोभा नहीं देता है। ऐसे में युवाओं की भरमार है, ये पार्टी और आला कमान को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। चलिए, तो ये शहीद श्रीकांत भारती के पुत्र सत्यम भारती जी थे, जो कि सीवान के वार्ड नंबर 22 के नगर पार्षद भी हैं और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इनसे हम बातें कर रहे थे और आगे भी लगातार आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। चुनाव से जुड़ा भी लगातार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में लगातार इस तरह के इंटरव्यू या फिर चुनाव से जुड़ा खबर आपको दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।